गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल भाई लोग? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल? स्वागत है आप सभी का मंथन 2027 बैच में। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हेलो बेटा, हेलो 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 हेलो। क्या हाल चाल भाई लोग? नमस्ते भाई, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। तो बेटा, स्वागत है आप सभी का मंथन बैच में। बहुत ही जबरदस्त बैच होने वाला है, बहुत ही जबरदस्त जर्नी होने वाली है हमारी नीट 2027 के लिए। और टेंशन ना ले, हर चैप्टर को बिल्कुल बेसिक से करेंगे, बिल्कुल बेसिक से हर चैप्टर को, चाहे कोई भी चैप्टर। ठीक है। और हो सकता है चैप्टर की हेडिंग रे ऑप्टिक्स देख करके आप सभी को लग रहा हो कि सर ये क्या, एकदम से रे ऑप्टिक्स कैसे, है ना? उसका भी रीजन बताएंगे क्यों ऐसा कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बेसिक मैथमेटिक्स नहीं पढ़ाया जाएगा, वेक्टर नहीं पढ़ाया जाएगा, सब पढ़ाया जाएगा, सब पढ़ाया जाएगा। जो बात मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनना कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं रे ऑप्टिक्स पहले लेने का। कोई भी चैप्टर से स्टार्ट कर सकते थे, लेकिन ऐसे फिजिक्स किसी भी चैप्टर से स्टार्ट नहीं कर सकते। इसके पीछे मेरा अपना एक रीजन है, वो मैं आपको बताता हूं, ध्यान से समझना। देखो बेटा, रे ऑप्टिक्स से हर साल 2-3 क्वेश्चन नीट में पूछे जाते हैं। ठीक है ना? और रे ऑप्टिक्स बच्चों को सबसे डिफिकल्ट चैप्टर्स में से है, मतलब बच्चों को जो चैप्टर्स डिफिकल्ट लगते हैं उसमें से एक है रे ऑप्टिक्स। और एक्चुअल में देखा जाए तो रे ऑप्टिक्स एक ऐसा चैप्टर है जिसको 11-12 से लेना देना ही नहीं है ज्यादा। रे ऑप्टिक्स एक ऐसा चैप्टर है जो हम 10th क्लास में पढ़ते हैं। क्या आपको याद है हमने 10th क्लास में रे ऑप्टिक्स पढ़ा था? याद है लाइट वाला चैप्टर है? याद है लाइट वाला चैप्टर रे ऑप्टिक्स हम पढ़ते हैं। क्या हम वहां प्लेन मिरर नहीं पढ़ते? क्या हम वहां स्पेरिकल मिरर नहीं पढ़ते? क्या हम वहां लेंस नहीं पढ़ते? सब पढ़ते हैं। फिर ये 12th में आके टफ क्यों लगने लग जाता है? जो चैप्टर हमने 9th क्लास में अच्छे से पढ़ लिया, पूरा याद है, वो 12th में टफ क्यों लगने लग जाता है? वो नीट में टफ क्यों हो जाता है? क्या हम कुछ उसमें बहुत ज्यादा हाई लेवल पढ़ते हैं? यदि उसकी बात कहूं तो जो हम 10th क्लास में पढ़ते हैं वही सारी चीजें पढ़ते हैं। वहां भी हम पढ़ते थे कहाँ इमेज बनेगी, कैसी इमेज बनेगी, मैग्निफिकेशन क्या होगा, लेंस के बारे में सारी चीजें पढ़ते हैं। थोड़ा सा लेवल बढ़ता है, इतना तो 11th 12th में बढ़ता ही है भाई, है ना? दूसरी बात, ये जो चैप्टर है ना, इसमें आपको ना तो मैकेनिक्स चाहिए, ना केटीजी थर्मो वाला कुछ ज्ञान चाहिए, ना एसएचएम का कोई नॉलेज ज्यादा होना चाहिए, मतलब एसएचएम का भी नहीं होना चाहिए, ना इलेक्ट्रोडायनामिक्स चाहिए, ना मॉडर्न फिजिक्स, कुछ तो नहीं चाहिए इसके लिए भाई। इसके लिए आपको चाहिए बेसिक ज्योमेट्री, बेसिक ज्योमेट्री, एंगल वगैरह बेसिक। ठीक है ना? उसके अलावा तो कैलकुलेशन है छोटी मोटी, हम जो नॉर्मल करते हैं। मतलब इस चैप्टर का किसी भी चैप्टर से कोई लेना देना नहीं है। समझ रहे हो ना? इस चैप्टर का किसी भी चैप्टर से कोई लेना देना नहीं है। ये सारी चीजें हम 10th क्लास में पढ़ते हैं, तो 10th के नॉलेज पे इस चैप्टर को समझा जा सकता है। हाँ, हो सकता है आपको ऐसा लगे कि सर स्टार्टिंग में आपने टफ चैप्टर ले लिया। क्या दिक्कत है? स्टार्टिंग में हमारा पेस जो होता है वो बहुत स्लो होता है। तो मैंने सोचा क्यों ना यार, जब स्लो फेज में, जब स्टार्टिंग में, जब बच्चे जब स्टार्ट करते हैं तो हम भी बहुत जोशीले होते हैं, बहुत जोशीले होते हैं। ठीक है ना? तो उस जोश को मेंटेन करके, उस जोश का बेनिफिट उठाने के लिए मैंने सोचा रे ऑप्टिक्स से स्टार्ट करते हैं और आराम से पढ़ेंगे इसको, आराम से। आप खूब प्रैक्टिस का टाइम मिलेगा। पहला कारण, ये था पहला कारण। एक कारण ये भी है कि मैं आपको बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाऊं। देखो, आप जितने भी बच्चे हैं, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं कि आपको नीट 2000 री नीट 2026 देना या नहीं देना, वो आपकी चॉइस है। तैयारी अपनी नीट 2027 के हिसाब से होनी चाहिए, लेकिन देना तो रीनीट भी चाहिए, देना सबको, आपको भी है। मतलब आप भी रीनीट का एग्जाम देने जरूर जाना, यदि आपने फॉर्म फिल किया था तो। ठीक है ना? उससे फायदा क्या होगा? एक रिहर्सल होगी, एग्जाम
के दौरान क्या होता है, कैसे है वो एग्जाम टेम्परामेंट, ये सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी, लर्निंग्स मिलेंगी। जब जैसे मान लो आपको कोई एक नई जगह जाना है, मतलब पहले कभी नहीं किया वो काम करना है, तो पहली बार देख करने में थोड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन दूसरी बार करने में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो उस कॉन्फिडेंस के कारण मैं कह रहा हूं कि आप रीनीट का एग्जाम जरूर देने जाना। तो अब रीनीट में यदि मैं आपको यहां बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा तो रीनीट में आपको कुछ नहीं मिलेगा वहां बेसिक मैथमेटिक्स से। तो एटलीस्ट एक ऐसा चैप्टर पढ़े ना जिसका रीनीट में भी हमें फायदा मिल जाए, थोड़ा सा मिले जाए, एक चैप्टर पूरा, थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ ये चैप्टर तो मैं पढ़ के आया हूं, और ढूंढ ढूंढ के उसके क्वेश्चंस कर रहे हो गया, है ना। चलो ये तो एक छोटा सा है, लेकिन मेन मेरा ये है कि इस चैप्टर का किसी दूसरे चैप्टर से लेना देना नहीं है। आप कभी भी कहीं भी इस चैप्टर को पढ़ सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में ऑफलाइन, बहुत सारी जगह ये चैप्टर स्टार्टिंग में ही पढ़ा दिया जाता है ड्रॉपर बच्चों को। या हमारा बैच जो है ड्रॉपर बच्चों के लिए, तो ड्रॉपर बच्चों को कई जगह ये चैप्टर स्टार्टिंग में ही पढ़ा दिया जाता है, ताकि उसको पूरा साल मिलेगा प्रैक्टिस करने के लिए। भाई मैं हर टेस्ट में आपसे पूछा करूंगा, ये किसी भी टेस्ट में किसके क्वेश्चंस दे दिया करूंगा, तो आप मल्टीपल रिवीजन कर लोगे। लास्ट में इसको करवाते हैं, उस समय आपको वैसे ही प्रेशर रहता है कि सर सिलेबस जल्दी करा दो, सर जल्दी करा दो, तो और रिवीजन ज्यादा नहीं हो पाता। इसका मल्टीपल टाइम्स रिवीजन हो जाएगा, मल्टीपल टेस्ट में पूछा जाएगा, मल्टीपल प्रैक्टिस हो जाएगी, ये चैप्टर आपका जबरदस्त हो जाएगा। जो चैप्टर टफ लगता है ना, वो चैप्टर आपको बहुत मजा आया करेगा, उसमें सारे कॉन्सेप्ट्स दिमाग में बैठ जाएंगे। क्या मेरी बात क्लियर है? क्यों मैं रे ऑप्टिक्स से स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। क्या मेरी बात क्लियर है? बोलो 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 बोलो, क्या ये बात क्लियर है भाई? ठीक है, चल ठीक है ना। अब कुछ बच्चों को रहता है, नहीं सर सर मैं तो सर ऐसे नहीं चाहता, प्लीज सर ऐसा मत करो, प्लीज सर। कुछ बच्चों को हो सकता है ऐसा, कमेंट्स तो नहीं आपके, लेकिन मान लो ऐसा हो तो मैं एक चीज और बता देता हूं, टेंशन मत लो। ये मैं मेरी तसल्ली के लिए स्टार्टिंग में पढ़ा रहा हूं, बट मैं इस चैप्टर को 2 बार करवा दूंगा, मतलब 2 बार, लास्ट में भी डिटेल में इस चैप्टर को एक बार फिर से करवा दूंगा। तो गैप काफी हो जाएगा, एक स्टार्टिंग में एक लास्ट में। तो वो वाला भी चीज नहीं है सर हम तो पूरा सीक्वेंस में पढ़ के ही पढ़ेंगे, तो वहां भी पढ़ोगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि सर मैं तो वहीं पढ़ लूंगा अभी नहीं पढ़ूंगा, नहीं नहीं नहीं, टेस्ट में आएगा, पूछूंगा, करना पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन इसको एक बार फिर से करवा दूंगा, क्लियर। एजुकेशन मिनिस्टर वगैरह की बातें यार ना करो भाई, अब बैच स्टार्ट हो गया आपका, ऐसे थोड़ा ना पॉलिटिकल बातें यहां पे करोगे आप, अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है, ठीक है। तो जल्दी से एक बार स्टार्ट करने से पहले बता दीजिए भाई, आपका नाम क्या है, आपका कौन सा ड्रॉप है, आप 12th के जस्ट बाद हैं या कौन सा ड्रॉप है आपका, और आप कौन से स्टेट से हैं, जस्ट ऐसे ही एक अटेंडेंस टाइप में, अटेंडेंस टाइप में जल्दी से सभी लोग, आपका क्या नाम है, कौन से स्टेट से हैं, और आपका कौन सा ड्रॉप है, जैसे मुझे आइडिया लगे कि किस टाइप के बच्चे अपने यहाँ पे सेशन ले रहे हैं। फर्स्ट ड्रॉप है, 12th बोर्ड किया है, ठीक है, पुराना पापी हूँ, बहुत बढ़िया भाई। फर्स्ट ड्रॉप वाले, 12th वाले, फर्स्ट ड्रॉप वाले, ठीक है। हिमाचल प्रदेश, बंगाल, बिहार, यूपी, जूनापुर, उत्तर प्रदेश है, सेकेंड ड्रॉप भी है कोई, हरियाणा, राजस्थान, चल चलो, कई स्टेट से, कई स्टेट से, हाँ एक मार्च से भी है, इस नालायक, ये तो वही है लास्ट टाइम भी था ये, हाँ चलो 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 चलो, कश्मीर से भी हैं, आंध्र प्रदेश, बहुत बढ़िया। तो स्टार्ट करें, स्टार्ट करें अपना पहला सेशन, है भाई। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, पूरे ऑल ओवर इंडिया से बच्चे हैं अपने पास। तो स्वागत है आप सभी का मंथन बैच में, और मैंने क्लियर कर ही दिया है कि मैं क्यों रे ऑप्टिक्स से स्टार्ट कर रहा हूं। अब शुरू करते हैं पहला लेक्चर रे ऑप्टिक्स। वैसे नॉर्मली
हम पहले लेक्चर में थोड़ा सा बताते हैं कि पूरे साल भर कैसे बढ़ते हैं, हम बढ़ेंगे आगे, तो उसका सीक्वेंस भी थोड़ा बता देता हूं। ये तो क्लियर है, वाई रे ऑप्टिक, वाई स्टार्टिंग फ्रॉम रे ऑप्टिक्स। क्लियर है, क्लियर है। अच्छा चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर होता है, थोड़ा सा लेवल अप चैप्टर होता है, डिफिकल्ट लगता है, इसलिए हम स्टार्टिंग में कर रहे हैं। बाकी चैप्टर से इंडिपेंडेंट होता है, कहीं भी पढ़ सकते हैं, मल्टीपल टेस्ट इसके देंगे ताकि ये चैप्टर हमारा काफी अच्छे से स्ट्रोंग हो जाए। स्टार्टिंग में हम एनर्जेटिक होते हैं, हमारे पास सफिशिएंट टाइम होता है प्रैक्टिस के लिए, कोई फालतू का पहले का बैकलॉग नहीं होता है। बहुत सारे बच्चे बैकलॉग के चलते इस चैप्टर को ही इग्नोर कर देते हैं, जो कि गलत है। ठीक है, तो ये चैप्टर हम इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं। एकदम क्लियर, एकदम क्लियर। इसके बाद सीक्वेंस क्या रहने वाला है, चैप्टर सीक्वेंस। चैप्टर सीक्वेंस हमारा रहने वाला है, पहले रे ऑप्टिक्स स्टार्ट कर रहे हैं, पूरा रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम बेसिक मैथमेटिक्स से स्टार्ट करेंगे, बेसिक मैथमेटिक्स से, फिर वेक्टर पढ़ेंगे, और ऐसे फिर चलेगा कंप्लीट 11th, कंप्लीट 11th एज पर एनसीईआरटी। मैंने कोई सारे चैप्टर्स की सीक्वेंस नहीं बिगाड़ी है। फिर कंप्लीट 12th चलेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से एज पर एनसीईआरटी। और लास्ट में फिर से रे ऑप्टिक्स करवा दूंगा, लास्ट में फिर से रे ऑप्टिक्स करवा दूंगा। क्या ये प्लान क्लियर है? जल्दी से क्लियर है एकदम, कोई दिक्कत इसमें? अब बताइए, जो आपके मन में जो डाउट्स फूट रहे थे, अब बताइए भाई, एकदम क्लियर है? बोलो बोलो, कोई किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई भी? ओके, ऑल गुड, बढ़िया एकदम। चलो बेसिक से, अरे भाई मैं कोई भी चैप्टर बेसिक से ही पढ़ाता हूं, मैं कोई भी चैप्टर बेसिक से ही पढ़ाता हूं। इसके अलावा भी मैं कुछ बातें बता देता हूं। बहुत से बच्चे हो सकता है पहली बार पढ़ रहे होंगे, तो उनको मैं बता देता हूं कैसे क्लास को अटेंड करना है, कैसे क्लास को अटेंड करना है। लेक्चर देखते देखते नोट्स बनाओ, मेक नोट्स ड्यूरिंग लेक्चर। लेक्चर देखते देखते नोट्स बनाने। आपकी हैबिट ऐसी होनी चाहिए कि मैं लिख रहा हूं आप भी लिखो, मैं समझा रहा हूं आप समझो, समझते समझते लिखते चलो। लेकिन कभी कभी क्वेश्चंस इतने लेंदी हो जाते हैं कि उसको लिखने में बहुत टाइम लगता है, तो हम सोल्व करने का टाइम नहीं बचता है। ऐसे जगह पे आप नोट्स में क्वेश्चन जितना बड़ा है उसके हिसाब से स्पेस छोड़ सकते हैं कि मैं क्वेश्चन क्लास के बाद लिख लूंगा, और आप अपना साथ में सॉल्यूशन यहां से क्वेश्चन देख के कर सकते हैं। जब क्लास ओवर हो जाएगी तो वहां से क्वेश्चन लिख लोगे। थ्योरी तो आप मेरे साथ साथ लिख ही लोगे, लेकिन क्वेश्चंस जो हैं वो आप, जो बड़े लेंदी क्वेश्चंस होते हैं उनको आप बाद में नोट कर सकते हो, ताकि क्लास के बाद 10 मिनट में अपना नोट्स पूरा कर लो। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, तो नोट्स बनाने हैं प्रॉपर। जो बच्चा पहले मेरे से पढ़ चुका है, जिसने पहले नोट्स बना रखे हैं, आप चाहो तो नोट्स दोबारा से नहीं बनाओगे तो भी चल जाएगा, लेकिन अपने जो नोट्स है उनको अपडेट करते रहना। हम कई क्वेश्चंस अपडेट करते रहते हैं, ठीक है ना, तो उन क्वेश्चंस को अपडेट करते रहना अपने नोट्स के अंदर। यदि आपने पहले नहीं पढ़ा है तो आपको जरूर पूरे के पूरे डिटेल नोट्स बनाने चाहिए। क्लियर है ये बात एकदम? नोट्स के लिए एक अलग से नोटबुक फिजिक्स की होनी चाहिए, और अच्छी नोटबुक होनी चाहिए, रफ नोटबुक नहीं होनी चाहिए। एक अच्छी नोटबुक नोट्स के लिए आपके पास होनी चाहिए, प्रॉपर नोट्स बनाने चाहिए, क्योंकि ये पूरा साल भर आपके काम आने वाले हैं।
इस नोट्स से इस रे ऑप्टिक्स को कम से कम आप 10-12 बार रिवाइज करोगे। तो बहुत अच्छी क्वालिटी के नोट्स, अच्छी क्वालिटी का पेपर होना चाहिए। ऐसे रफ जो थोड़ा सा डार्क पेपर सा आता है, बहुत ही पतला सा आता है, वो नहीं यूज करना है, वो फट जाएंगे कुछ दिनों बाद। ठीक है, क्लियर है, नोट्स बनाने हैं। इसके अलावा यहां पे सबसे पहले आपको लेक्चर देखना है, लेक्चर देखने के बाद बचे हुए नोट्स बनाने हैं। ठीक है, नोट्स प्रिपेयर करना है आफ्टर क्लास, मतलब ड्यूरिंग प्लस आफ्टर क्लास नोट्स आपके तैयार होने चाहिए। फिर अगली क्लास में आने से पहले, बिफोर नेक्स्ट क्लास, बिफोर नेक्स्ट क्लास, अगली क्लास में आने से पहले रिवीजन करके बैठोगे, एटलीस्ट 10 से 15 मिनट रिवाइज, 10 से 15 मिनट रिवाइज करोगे। जो आज पढ़ाया है अगले लेक्चर में आने से पहले मात्र 10-15 मिनट के लिए ये देख के आओगे कि लास्ट लेक्चर में सर ने क्या पढ़ाया था। ठीक है, इससे आपके कॉन्सेप्ट्स दिमाग में वापस से रिकॉल हो जाएंगे। फिर आप अगला लेक्चर देखोगे, इस तरीके से चलेगा। इसके अलावा अब यदि मैं बात करूं तो डीपीपी सोल्व करना पड़ेगा आपको। डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम दिए जाते हैं डीपीपी, तो इनको सोल्व करो, सोल्व डीपीपी। क्लास के बाद आपको डीपीपी सोल्व करने हैं। ठीक है, डीपीपी जो होता है वो एक छोटे असाइनमेंट्स होते हैं जो कि कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रोंग करते हैं, कॉन्सेप्ट को समझाते हैं। हम जो क्लास में पढ़ते हैं तो उसको पढ़ने के बाद कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई भी करोगे, तो उसके लिए आपको डीपीपी सोल्व करना है। ठीक है, डीपीपी आप जैसे अपना चैप्टर है रे ऑप्टिक्स, तो रे ऑप्टिक्स का डीपीपी मैं डलवा दूंगा। तो जैसे जैसे अपना चैप्टर होता जाएगा, मान लो मैं रिफ्लेक्शन पढ़ लिया तो रिफ्लेक्शन के क्वेश्चंस कर लिए, फिर मैं रिफ्रैक्शन पढ़ रहा हूं तो रिफ्रैक्शन के कर लिए, इस तरीके से आप क्वेश्चन सोल्व करते चले जाएंगे। इसके बाद आपको सोल्व मॉड्यूल, मॉड्यूल सोल्व करने, तत्व। यदि आपके पास नहीं है मॉड्यूल तो टेंशन मत लो, सॉफ्ट कॉपी में तो हम आपको दे रहे हैं, सॉफ्ट कॉपी में पूरे मॉड्यूल हमारे दे रहे हैं। लेकिन आपको हार्ड कॉपी चाहिए तो आप हार्ड कॉपी घर भी मंगवा सकते हो इन मॉड्यूल की। और यदि मान लो आप पहले से कहीं पढ़ रहे थे, आपके पास किसी दूसरे कोचिंग के मॉड्यूल हैं, तो वेस्टेज नहीं है, बट अच्छे मॉड्यूल होने चाहिए, एरर फ्री होने चाहिए। ऐसे रैंडम भी XYZ कहीं से उठाने की बजाय अच्छे मॉड्यूल हैं तो आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, आपको सोल्व करने के लिए क्वेश्चन चाहिए, उससे फर्क नहीं पड़ता कि कौन से कोचिंग के मॉड्यूल हैं, डजेंट मैटर, मॉड्यूल करने। फिर आपको टेस्ट देना है, जब हर 15 दिन में टेस्ट होगा तो वो आपको टेस्ट देना है। ठीक है बेटा, कोई भी कोचिंग के मॉड्यूल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सभी अच्छे हैं। कोचिंग जो होता है वो अपने मॉड्यूल पर सबसे ज्यादा काम करता है, कोई भी कोचिंग, बट ऐसा सही होना चाहिए, रैंडम XYZ कोचिंग से कि नहीं होनी चाहिए बस। ठीक है, तो ये सीक्वेंस रहने वाला है, पूरे साल भर आपको यही स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। बाकी बीच बीच में आपको मैं मोटिवेट करता रहूंगा, आपको मैं पुश करता रहूंगा, आपसे मैं पूछता रहूंगा, आपके टेस्ट के मार्क्स पूछते रहेंगे, आपके टेस्ट को कैसे इंप्रूव करना है वो बातें करते रहेंगे, वो हमारा ड्यूरिंग द टाइम चलते रहेंगी वो सारी चीजें। ठीक है, नीट एडवांस बुक, नीट एडवांस बुक हमारी बुक है हर सब्जेक्ट की, फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी, उसमें थोड़े मतलब बेसिक क्वेश्चन से अच्छे लेवल तक के क्वेश्चन है। नीट एडवांस बुक आप डीपीपी वगैरह सोल्व कर लो, उसके बाद करना, मतलब जब आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस स्ट्रोंग हो जाए कि हाँ ये चैप्टर में मेरा अच्छा कॉन्फिडेंस हो गया है, तब आपको नीट एडवांस बुक करनी चाहिए टू रिफाइन योर कॉन्सेप्ट्स। वहां पे आपके कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन एबिलिटी को चेक किया जाएगा, वो चैलेंज करता है कि भाई देखो आपके कॉन्सेप्ट्स कैसे हैं। यदि आप वो पूरी बुक का क्वेश्चन लगा लेते हो तो आपके जितने भी नीट के कॉन्सेप्ट हैं एकदम सेट होंगे। ये इस तरीके से डिजाइन की गई बुक है। ठीक है सर, आप कोई असाइनमेंट नहीं दोगे क्या? ये बेटा हम ही तो दे रहे हैं, डीपीपी जो है वो असाइनमेंट ही तो है, ये मॉड्यूल जो है असाइनमेंट ही तो है, उसके अलावा भी हम असाइनमेंट दे देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। नीट एडवांस की सॉफ्ट कॉपी नहीं है क्या? नहीं बेटा, नीट एडवांस आपको हार्ड कॉपी में घर ही मंगवानी पड़ेगी, उसकी सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल नहीं है। ठीक है, क्लियर?
एक बच्चा बोल रहा है नीट 26 से 2 वीक से पढ़ रहा हूं, वेक्टर चल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ा हुआ कभी नुकसान नहीं करता, पढ़ा हुआ चीज कभी नुकसान नहीं करता। चाहे आप 8वीं क्लास के एनसीईआरटी को दोबारा से पढ़ने लग जाओ, वो भी आपको नुकसान नहीं करेगा, कुछ फायदा ही करेगा। ठीक है? और आप चाहो तो उसको कंटिन्यू रख सकते हो, आप पढ़ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कहीं से नुकसान वाली बात नहीं है। तत्वा की सॉफ्ट कॉपी कैसे मिलेंगी? जब आप ऐप पे जाओगे, असाइनमेंट में जाओगे, तो अदर कंटेंट वाला ऑप्शन, अदर कंटेंट वाले में जाओगे तो वहां आपको मॉड्यूल दिख जाएंगे। थोड़ा ऐप में घूमो फिरो, अपने आप पता लग जाएगा। चलो अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं। है भाई, तो स्वागत है आप सभी का मंथन 2027 बैच में। और आज हम पढ़ने वाले हैं रे ऑप्टिक्स के अंदर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, क्या इसके लॉज होते हैं, वो सारी चीजें पढ़ेंगे। इसके बाद हम इमेज फॉर्मेशन देखेंगे प्लेन मिरर से, प्लेन मिरर से इमेज फॉर्मेशन। ठीक है? चल अब देखते हैं आपको 10वीं क्लास का कितना याद है। तो सबसे पहले बताएगा कोई, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? बिल्कुल टेंशन मत लेना, ये चैप्टर बहुत ही जबरदस्त चैप्टर है। आप रियल लाइफ एप्लीकेशन यहां पे देखते हैं, जो रियल में एप्लीकेशंस होते हैं ना, वो आप देखते हैं। चश्मा कैसे काम करता है, मिरर कैसे काम करता है, कॉनकेव मिरर कैसे काम करता है, कॉन्वेक्स मिरर कैसे काम करता है, लेंस कैसे काम करता है, हर एक चीज आप देखते हैं जो रियल लाइफ में होती है। बहुत जबरदस्त चैप्टर है। कोई आपको ना तो आपको कुछ खतरनाक ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए, ना खतरनाक इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आने, कुछ काम नहीं आता मेरे भाई, कुछ काम नहीं आता। सिंपल ज्योमेट्री काम आती है, मजे से मस्त आराम समझोगे, बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे। ठीक है? ओके, चलो। तो क्या होता है बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट? क्या बात है, रिफ्लेक्शन होता है बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। थोड़ा सा डेफिनेशन लिख लेते हैं, जैसे हम बोर्ड में लिखते हैं उस तरीके से लिखो। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? व्हेन ए लाइट रे ट्रैवलिंग in any medium when a light ray traveling in any medium incident at the interface of the other medium। इंटरफेस समझते हो? इंटरफेस, दो मीडियम का कॉमन सरफेस, उसको बोलते हैं इंटरफेस। जैसे पानी भरा हुआ है एक गिलास में, तो पानी है और एयर है, तो इन दोनों की जो कॉमन सरफेस है, एक सरफेस होगी ना ऊपर ऊपर वाली लेयर, जो पानी की भी है और एयर की भी है, तो उसको हम बोलते हैं इंटरफेस। तो जब लाइट एक मीडियम में चल रही है और चलते चलते दूसरे मीडियम की सरफेस पर इंसिडेंट होती है, ठीक है, अदर मीडियम, then it bounce back, then it bounce back to the सेम मीडियम, उसी मीडियम में वापस बाउंस बैक हो जाती है। दिस फिनोमिना is known as रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं इसको? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सिंपल है, आपने शॉर्ट में बोल दिया बाउंस बैक ऑफ लाइट,
थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ता है बाउंस बैक क्या। तो जब लाइट एक मीडियम में चल रही है, किसी दूसरे मीडियम की जो सरफेस है उस पर इंसिडेंट हुई और टकरा के इसी मीडियम में वापस लौट गई। इस फिनोमिना, लाइट के इस फिनोमिना को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है वो दो प्रकार का होता है, टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन जो है वो दो टाइप का होता है। एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन। एक होता है इर्रेगुलर, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। एक होता है रेगुलर, एक होता है इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब इनमें क्या डिफरेंस होता है? रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है? रेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए चाहिए फ्रॉम स्मूथ सरफेस, फ्रॉम स्मूथ, ये फ्रिक्शन वाला स्मूथ नहीं, मतलब कुछ चमकीली जो सरफेस होती है, साइनी सरफेस, उनको हम ही लेते हैं स्मूथ सरफेस। मतलब साइज ऑफ इरेगुलरिटीज जो है, आप कोई भी सरफेस देखोगे तो देखने पे आपको लग रहा होगा, जैसे यहां इसको छू के देखते हैं तो देखने के लग रहा है यार स्मूथ सी सरफेस है। कई बार ऐसे दीवार पे ऐसे दे तो अलग अलग जो एकदम साइनी सरफेस होती है उस पर हाथ घुमाते हो एकदम ऐसे स्मूथनेस फील होती है। कई ऐसी होती है जो उबड़ खाबड़ से लगती है, थोड़ा रफनेस फील होता है, ठीक है ना। तो जब कोई सरफेस जितनी ज्यादा स्मूथनेस होगी उसके अंदर, जितनी कम इरेगुलरिटीज उसके अंदर होंगी, उसके अंदर रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। जैसे मिरर, जैसे मिरर मान लो ये आपका, जैसे मान लो ये फोन ही है, तो फोन का जो ये कांच है इस पे हाथ घुमाते एकदम ऐसे देखो ना, एकदम ऐसे स्मूथनेस फील होती है। लेकिन यदि आप कहीं और दूसरी सरफेस पे हाथ घुमाओगे तो थोड़े रफनेस फील हो रही है, समझ गए ना। तो जहां भी आपको थोड़ा स्मूथनेस फील हो रहा है वो है, वहां से जो रिफ्लेक्शन होगा वो रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। ग्लास वगैरह ये वाली जो सरफेस होती है, मेटल शाइनिंग सरफेस, ऐसे। दूसरा इरेगुलर रिफ्लेक्शन फ्रॉम, यहां पे इरेगुलरिटी की जो साइज है वो बड़ी होगी। वैसे देखा जाए इरेगुलरिटी हर सरफेस में होती है, बस यहां वो बहुत छोटी इरेगुलरिटीज है, यहां थोड़ी बड़ी इरेगुलरिटीज है। जैसे दीवार, दीवार पे हाथ घुमाओगे तो थोड़ा सा आपको फील होगा कि रफनेस है यहां पे, ठीक है। यहां साइज ऑफ इरेगुलरिटीज इज लार्जर देन वेवलेंथ ऑफ लाइट। लाइट की जो वेवलेंथ होती है ना वो होती है 4000 एंगस्ट्रॉम, 5000 एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर की, बहुत छोटी होती है। उससे बड़ी यदि इरेगुलरिटीज है तो उस सिचुएशन में इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। दोनों में क्या डिफरेंस है ध्यान से देखो। रेगुलर रिफ्लेक्शन में सरफेस एकदम स्मूथ होती है, साइनी सरफेस एकदम ऐसे होती है, ये देखो ध्यान से देखना, ये है, ये एक सरफेस है। यदि मैं एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट करूं, यदि एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट किया जाए, ऐसे पैरेलल बीम डाला जाए, ऐसे इंसिडेंट किया, एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट किया, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये पैरेलल ही निकल जाता है। यदि पैरेलल बीम एक दूसरे के पैरेलल ही वापस निकल जाए तो इस टाइप के रिफ्लेक्शन को हम बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। देखो ऐसे आया और ऐसे निकल गया, दिस रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। दिस रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन। आया टकरा के इधर चला गया, क्लियर। पैरेलल बीम आएगा तो टकरा के पैरेलल बीम ही जाएगा।
तो ऐसे रिफ्लेक्शन को हम रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलेंगे। दूसरा होता है इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, ये भी है तो रिफ्लेक्शन ही, लेकिन यहां जो सरफेस है वो ऐसे उबड़ खाबड़ होगी। तो यदि यहां पे कोई लाइट इंसिडेंट होगी, जैसे मान लो यहां से ऐसे कोई लाइट रे आ रही है, ये है, ये है, ये है, ऐसे ऐसे। तो अब देखो यहां पर जो रिफ्लेक्शन के बाद लाइट जाएगी वो इस सरफेस पे डिपेंड करेगी, ये ऐसी है तो हो सकता है यहां से रिफ्लेक्शन के बाद लाइट इधर जाए, यहां से हो सकता है रिफ्लेक्शन के बाद लाइट इधर जाए, वो सरफेस पे डिपेंड करेगी, ऐसे रैंडम फैल जाएगी। देखो ये पैरेलल बीम आया था, पैरेलल बीम आया था, लेकिन ये वाली इधर गई लाइट, ये वाली इधर गई, ये वाली इधर गई, फैल गया, ऐसे लाइट फैल गई, आया टकराया और फैल गया, इसको बोलते हैं इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। इसको क्या बोलते हैं? इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। जैसे जैसे मैं आपको कोई चीज दिखाता हूं, ये दिख रहा है, ये एक स्मूथ सरफेस है, ठीक है। यदि मैं एक टॉर्च से लाइट इस पे डालता हूं, ये लाइट है, दिख रही है, ये इस पे डालता हूं, ठीक है, तो आपको देखो, आपको दिख रहा होगा, ये जो लाइट है एक स्पोर्ट की तरह आपको इसमें इमेज दिख रही है, स्पोर्ट की तरह ऐसे लाइट यहां से जा रही है और वो टकरा के एज इट इज आपकी आंखों में चली गई, तो वो स्पोर्ट आपको दिख रहा है। यही काम मैं इस सरफेस पे करता हूं, ये सरफेस है, यहां पे लाइट डाली, एक ये रिफ्लेक्शन आपको दिख रहा है, दिखाई दे रहा है, यहां स्पोर्ट नहीं दिखाई दे रहा है, यहां फैल गया वो। क्या डिफरेंस है? दोनों ही सरफेसेज हैं, दोनों ही रिफ्लेक्ट कर रही हैं। एक के केस में तो क्या हो रहा है, लाइट जो है वो एज ए स्पोर्ट आपके पास जा रहा है, क्यों? क्योंकि उसने जैसे लाइट आई टकरा के उसको ऐसे के ऐसे भेज दिया, ज्यादा इधर उधर नहीं फैला है, दैट इज रेगुलर रिफ्लेक्शन। ऐसे आया बीम, ऐसे कैसे भेज दिया। लेकिन दूसरे केस में लाइट ऐसे आई और यहां से इधर फैल गई, ऐसे फैल गई। क्या ये बात क्लियर हुई? क्या ये बात क्लियर हुई? बोलो 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 बोलो। रेगुलर और इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्लियर हुआ? ठीक है, एक चीज देखते हैं, थोड़ा सा एक चीज देखते हैं, जैसे ये है, यहां पे है, मैं इसको घुमा रहा हूं, ए देखना, मैं इसको घुमा रहा हूं, जब तक आपको ये रिफ्लेक्शन लगातार दिख रहा होगा, देखो किसी भी एंगल पे कर रहा हूं तो ये लाइट का रिफ्लेक्शन दिख रहा होगा आपको, लाइट दिख रही है, थोड़ा बहुत दिख रही हो लेकिन दिख रही है। जैसे मैं यहां पे लाइट डाल रहा हूं तो ये ज्यादा, आप देखो यहां पे ऐसे दिख रही है, आपको ये लाइट दिख रही है, लेकिन यहां पे जब मैं लाइट डाल रहा हूं तो ये अब नहीं दिख रही होगी, और एक केस में एंगल एक ऐसा सेट होगा जिस एंगल पे ये आपको दिखेगी, यहां दिख रही है, यहां जाके दिख रही है, और जब ये ऐसे है तो अब आपको ये लाइट नहीं दिख रही है। रीजन ये है कि होता क्या है, जब इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, तो इधर से मान लो लाइट आ रही है, तो यदि आप यहां हो तब तो ये आपको दिखेगा, लेकिन यदि आपकी आंख यहां है तो ये लाइट आपको नहीं दिखाई देगी, यहां वाली नहीं दिखाई देगी। इरेगुलर का फायदा क्या है, आप यहां हो तो ये वाली लाइट रेज जा रही होंगी, आप यहां हो तो ये वाली लाइट रेज जा रही होंगी, आप यहां से भी देखोगे तो इधर भी लाइट रेज जा रही होंगी, क्योंकि लाइट रेज जो है चारों तरफ फैल जा रही है, तो आप किसी भी तरफ से देखोगे तो आपको लाइट दिखाई दे रही होगी। लेकिन इस वाले केस में, मिरर के केस में, वो स्पॉट, वो लाइट का स्पॉट तब दिखाई देगा जब आप एक प्रॉपर एंगल पे होगे, उसके अलावा किसी के एंगल पे जाओगे तो वो दिखाई नहीं देगा। इसका बहुत बड़ा यूज होता है। क्या यूज होता है? आपने एक कमरे के अंदर एक बल्ब लगाया,
आपने कमरे के अंदर एक बल्ब लगाया, जैसे ही बल्ब जो है जलाते हैं तो लाइट पूरे कमरे में फैल जाती है। ऐसा क्यों? लाइट पूरे कमरे में कैसे फैल गई? एक्चुअल में लाइट जब जाकर के दीवार पे गिरती है तो दीवार पे उसका इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, वो उसको चारों तरफ फैला दे रहा है। किसी भी इस वाली दीवार पे जाके लाइट गिरेगी, वो फैला दे रहा है, उधर वाली दीवार पे लाइट जाके गिरेगी, फैला दे रहा है। जैसे मान लो दिन के समय पे जब सनलाइट होती है तो आप देखते हो कि एक विंडो से भी लाइट आ रही होती है तो भी पूरे के पूरे रूम में बड़ी अच्छी खासी लाइट फैली होती है, लेकिन तरीके से विंडो पे तो बस ऐसे लाइट आ रही है। तो यदि मान लो हमारी दीवार इरेगुलर रिफ्लेक्शन करती है तो जैसी लाइट दीवार पे गिरती है वो चारों तरफ फैला देती है, तो इस तरीके से वो दिखाई देता है। ठीक है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन की वजह से। जस्ट ए सेकेंड। ठीक है, हाँ, इरेगुलर रिफ्रैक्शन की वजह से। एक चीज और देखो, एक चीज और देखना। जैसे मान लो ये रिमोट है, ये यहां रखा है, आप उधर से देख रहे हो तो भी ये दिख रहा है, आप इधर से देखोगे तो भी दिखेगा, आप इधर से देखोगे तो भी दिखेगा। ये रिमोट हर तरफ से दिखाई दे रहा है। ठीक है, मान लो इस रूम में मैंने सिर्फ एक बल्ब लगा रखा है, एक कोने में एक बल्ब लगा रखा है, कहीं पूरी लाइट नहीं है, एक कोने में रूम में बल्ब लगा रखा है और ये कोई चीज यहां रखी हुई है। तो जैसे ही बल्ब जलाएंगे ये दिखने लग जाएगा, बल्ब बंद कर देंगे डार्क रूम हो जाएगा, ये नहीं दिखेगा। लेकिन जैसे बल्ब ऑन करेंगे ये दिखाई देगा। पता है कोई ऑब्जेक्ट हमें क्यों दिखाई देता है? क्योंकि एक्चुअल में एक ऑब्जेक्ट को दिखने के लिए उस ऑब्जेक्ट से लाइट हमारी आंखों में आनी चाहिए। छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बहुत ही एप्लीकेशन है रियल लाइफ में। जैसे बेटा, लाइट ऑन करते ही चीजें हमें दिख रही हैं रूम की, और लाइट बंद करते ही चीजें नहीं दिख रही। वो ऑब्जेक्ट तो अपने अंदर से लाइट नहीं निकाल रहे ना, मैं भी अपने अंदर से लाइट नहीं निकाल रहा हूं, मैं कोई लाइट सोर्स नहीं हूं, मेरे अंदर से बॉडी अंदर से लाइट नहीं निकल रही, लेकिन आपको मैं दिख रहा हूं। क्यों दिख रहा हूं? क्योंकि इस रूम में कोई लाइट रेज है जो मेरे पर आ रही है, टकरा रही है मेरे से, और टकरा के मेरी बॉडी उसका इरेगुलर रिफ्लेक्शन कर रही है, फैला दे रही है, कोई इधर कोई इधर कोई इधर कोई इधर कोई इधर। तो आप किसी भी एंगल पे हो तो यहां मेरे पास जो लाइट आ रही है वो टकरा के हर तरफ फैल रही है, तो आपकी तरफ भी जा रही होंगी, तो आप मुझे देख पा रहे हैं। यदि मेरी बॉडी इरेगुलर रिफ्लेक्शन नहीं करती, रेगुलर करती, तो शायद आप मेरे को क्लियरली नहीं देख पाते, किसी एंगल से, किसी एंगल से देख पाते। लेकिन बॉडी इरेगुलर रिफ्लेक्शन करती है। आपके रूम में जितनी भी चीजें दिख रही हैं आपको, वो इसलिए दिख रही हैं क्योंकि लाइट आकर के उसके ऊपर गिर रही है, और वो लाइट हर तरफ फैल रही है, और वो हर डायरेक्शन से आपको दिखाई दे रही है। ये जो रिमोट है, इसमें आपको ये वाला हिस्सा दिख रहा है, क्या आपको इधर वाला हिस्सा दिख रहा है? मुझे तो दिख रहा है, तुम्हें नहीं दिख रहा? मुझे तो दिख रहा है। ऐसे 1 2 3 4 ऐसे नंबर लिखे हुए हैं, ऐसे शेप है, ऐसे ऐसे कलर के बटन, मुझे तो सब दिख रहा, तुम्हें नहीं दिख रहा? तुम्हें नहीं दिख रहा? तुम्हें क्यों नहीं दिख रहा? अंधे हो क्या? क्यों नहीं दिख रहा? क्यों नहीं दिख रहा? बोलो बोलो।
हाँ भाई, हाँ मैं क्या बात कर रहा था, जस्ट एक काम आ गया था छोटा सा। हाँ, तो हमारी बॉडी, हम कोई भी चीज को देख पा रहे हैं बिकॉज ऑफ इरेगुलर रिफ्लेक्शन हमारी बॉडी कर रही है। लाइट आ रही है, उसका इरेगुलर रिफ्लेक्शन कर रही है, हम देख पा रहे हैं। ठीक है ना? यही था। चलो, हाँ मैं रिमोट की बात कर रहा था, वो रिमोट कहां रख के आ गया? मैं रिमोट ही रख के आ गया कहीं। तो ये रिमोट का ये वाला हिस्सा पता है आपको क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि यहां से जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है वो आप तक पहुंच नहीं रही है। इधर वाली लाइट आप तक पहुंच नहीं रही है, इसलिए आप नहीं देख पा रहे। यदि मैं कोई मिरर वगैरह लगा दूं जो इस रिफ्लेक्टेड लाइट को आपकी तरफ भेज दे, आप इसे देख पाओगे, आप इसे देख पाओगे। ठीक है, क्लियर? चलो, तो दो तरीके के रिफ्लेक्शन होते हैं, रेगुलर और इरेगुलर। अब बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, भाई ये जो रिफ्लेक्शन होते हैं इसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन भी होते होंगे ना, ऐसे ही थोड़ा ना रैंडम रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में दो लॉज हम पढ़ते हैं। पहला पहला कहता है कि एक होता है, देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस। मैं थोड़ा सा आपको पहले बताऊं, जैसे ये हमारी एक सरफेस है, ये हमारी एक सरफेस है, ठीक है। इस पे लाइट मैंने ऐसे इंसिडेंट किया, ऐसे ये लाइट रे आई, ये लाइट रे आई, और टकरा के ये लाइट रे इधर गई, इधर गई। और ये जो है इस सरफेस का नॉर्मल रिएक्शन, सॉरी नॉर्मल है, मतलब परपेंडिकुलर है इस सरफेस पर, इस सरफेस पर नॉर्मल है, सरफेस की नॉर्मल लाइन है। तो ये लाइट रे आ रही है और ये इधर जा रही है। तो ये वाला जो एंगल है ना नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे का, ये वाला एंगल, इसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं इसको? एंगल ऑफ इंसिडेंस। आई जो है दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस? ये होता है इट इज द एंगल मेड बाय, एंगल मेड बाय इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट लाइट with the normal, with the normal। ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है सरफेस का, सरफेस के परपेंडिकुलर लाइन जहां लाइट इंसिडेंट हो रही है उस पॉइंट पर ये नॉर्मल है। तो नॉर्मल के साथ ये जो लाइट रे जो है इंसिडेंट रे, ये जो एंगल बना रही है इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे, और ये है रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। तो ये बात क्लियर हुई। दूसरा है आर, ये है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये होता है एंगल मेड बाय, एंगल मेड बाय रिफ्लेक्टेड रे, एंगल मेड बाय रिफ्लेक्टेड रे with the normal, with the normal, एंगल मेड बाय रिफ्लेक्टेड रे विद द नॉर्मल। नॉर्मल कौन सा है? नॉर्मल सरफेस के परपेंडिकुलर, उस पॉइंट पर जिस पॉइंट पर लाइट आके टकरा रही है वो कहलाता है नॉर्मल। तो इंसिडेंट का नॉर्मल से एंगल इंसिडेंस रे, ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल नॉर्मल का रिफ्लेक्टेड लाइट के साथ, ये कहलाता है आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में पहला लॉ आता है, पहला लॉ आता है कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। इंसिडेंस एंगल रिफ्लेक्शन एंगल के बराबर होता है।
मतलब ये दोनों एंगल बराबर होंगे। लेकिन एक बात तुम बताओ, ऐसा किसके लिए होगा? रेगुलर के लिए, इररेगुलर के लिए, या दोनों के लिए? क्या बोलते हो, कौन से रिफ्लेक्शन के लिए आई और आर बराबर होगा? रेगुलर के लिए, इररेगुलर के लिए, या दोनों के लिए? दोनों के लिए। आपको लग रहा होगा कि रेगुलर के लिए होगा, नहीं बेटा, दोनों के लिए वैलिड होता है। किसी भी टाइप का रिफ्लेक्शन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, रिफ्लेक्शन के लिए वैलिड होता है। आप ध्यान से देखोगे ना यहां पे, तो देखो यहां पर ये नॉर्मल है और ये एंगल बराबर है। यहां देखोगे तो नॉर्मल ये वाला एंगल है। देखो, आप सरफेस के परपेंडिकुलर लाइन बनाओ। आप तो ये वाली सरफेस है तो ये परपेंडिकुलर लाइन, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे। किसी भी टाइप के रिफ्लेक्शन के लिए वैलिड होगा। फॉर वैलिड फॉर बोथ रेगुलर और इररेगुलर रिफ्लेक्शन, दोनों के लिए वैलिड होता है, दोनों के लिए, चाहे कैसा भी रिफ्लेक्शन। ठीक है, बोलो 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 बोलो, क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? दूसरा सेकंड लो होता है इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल all lie in the same plane, सेम प्लेन। देखो, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे तीनों इस बोर्ड के प्लेन में है। कहने का मतलब है कि लाइट यदि इस बोर्ड के प्लेन में आई और ये नॉर्मल है यहां का, तो इस बोर्ड के प्लेन में ही रिफ्लेक्ट होके जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता कि लाइट ऐसे गई, ये नॉर्मल था, और रिफ्लेक्ट होके ऐसे तिरछी चली गई एंगल पे, ऐसा नहीं। इसी प्लेन में लाइट आगे जाएगी। मतलब ये इंसिडेंस, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे तीनों सेम प्लेन में एग्जिस्ट करेंगे। क्या ये बात क्लियर है? अगर जूम करके देखे तो इरेगुलरिटीज भी स्मूथ दिखेगा सर। बेटा, जूम करके देखो, इरेगुलरिटीज स्मूथ दिखेगा, लेकिन इरेगुलरिटी की साइज तो देखो। वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रोम, 10⁻⁻10, मतलब कुछ माइक्रोमीटर की इरेगुलरिटीज हैं। और जूम करो तुम करो तो उस एरिया के आसपास जहां इस तुम्हें स्मूथनेस दिख रही है, वहां पे रिफ्लेक्शन रेगुलर जैसा होगा। लेकिन ओवरऑल बड़े लेवल पे देखोगे तो इरेगुलर रिफ्लेक्शन दिखाई देगा। उससे क्या फर्क पड़ रहा है? ठीक है सर जी, कितने एंगल डिग्री का एंगल होता है दोनों मिला के? ये तो कुछ भी हो सकता है। 10 डिग्री पे इंसिडेंट होगा 10 पे जाएगी, 20 पे इंसिडेंट होगा 20 पे जाएगी, 40 पे इंसिडेंट होगा 40 पे जाएगी। आई और आर जो होते हैं, आई और आर जो होते हैं, ये लेस देन 90 डिग्री होते हैं, 90 डिग्री से छोटे होते हैं। एक सरफेस पर 90 से ज्यादा नहीं। तुम लाइट को 0 डिग्री, मतलब ऐसे, जैसे मैंने बोला नॉर्मल इंसिडेंस, सॉरी मैंने बोला नॉर्मल इंसिडेंस। नॉर्मल इंसिडेंस का मतलब है, नॉर्मल इंसिडेंस का मतलब है आई इज इक्वल टू 0। नॉर्मली देखने पे क्या लगता है, नॉर्मल 90 डिग्री लगता है, लेकिन एक्चुअल में देखो ये आई इज इक्वल टू 0 है। जैसे ये कोई सरफेस है, यहां पे लाइट ऐसे इंसिडेंट हुई, तो एंगल हम हमेशा नॉर्मल के साथ देखते हैं। तो नॉर्मल के साथ आई 0 होता है, तो यदि लाइट ऐसे आएगी तो टकरा के वापस ऐसे लौटेगी, आर भी 0 होगा। तो नॉर्मल मतलब सरफेस के परपेंडिकुलर इंसिडेंट हो, तो सरफेस के परपेंडिकुलर है, मतलब नॉर्मल के साथ इसका एंगल 0 है। तो नॉर्मल इंसिडेंस का मतलब होगा 0 एंगल ऑफ इंसिडेंस। एक होता है वर्ड ग्रेजिंग इंसिडेंस, ग्रेजिंग इंसिडेंस, ये भी ध्यान रखना। ग्रेजिंग इंसिडेंस, कई बार बोलता है लाइट जो है ग्रेजिंगली इंसिडेंट हो रही है, मतलब जैसे ये सरफेस है,
तो ग्रेजिंग इंसिडेंट का मतलब है कि लाइट जो है वो बिल्कुल सरफेस के पैरेलल इंसिडेंट हो रही है, ऑलमोस्ट सरफेस के पैरेलल इंसिडेंट हो रही है। तो यहां जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा दैट इज 90 डिग्री, 90 डिग्री। तो इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री होगा, ग्रेजिंग इंसिडेंस। ग्रेजिंग मतलब सरफेस के बिल्कुल छूते हुए इंसिडेंट करना है। नॉर्मल मतलब सरफेस पे ऐसे आना। तो नॉर्मल का मतलब इंसिडेंस एंगल 0, ग्रेजिंग का मतलब इंसिडेंस एंगल 90। ये कुछ टर्म्स हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है। ग्रेजिंग मतलब घास चरना। कभी देखा है जानवर घास कैसे चरता है? क्या जानवर घास ऐसे चरता है? ऐसे चरता है घास? कभी गाय को घास खाते हुए देखा है? ऐसे फ्लोर पे घास कैसे खाती है? वो ऐसे जीभ ऐसे रगड़ रगड़ के इस तरीके से बिल्कुल सरफेस के पैरेलल ऐसे कर करके खाती है। दैट इज ग्रेजिंग। ग्रेजिंग इंसिडेंस है बेटा, ग्रेजिंग इंसिडेंट। ग्लेंसिंग एंगल अभी रुक जाओ, बताऊंगा। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? बोलो 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 बोलो, क्या ये बात क्लियर है? अच्छा, जो तुम बोल रहे हो ग्लेंसिंग एंगल, वो भी बता देता हूं। ये टर्म्स हैं, रेयर द रेयर कभी यूज आ जाती हैं, दे देता है कभी कभी। ग्लेंसिंग एंगल क्या होता है? ग्लेंसिंग एंगल होता है एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे with the surface, एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे विद द सरफेस। जैसे ये कोई सरफेस है, ठीक है, ये कोई सरफेस है, ऐसे, ये कोई सरफेस, कोई लाइट रे ऐसे इंसिडेंट हुई, ठीक है, ये इंसिडेंट हुई है, तो ये है इसका नॉर्मल, ये है इसका नॉर्मल। तो नॉर्मल के साथ जो एंगल है, दिस एंगल इज कॉल्ड इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंस, इंसिडेंस एंगल। और जो ये इधर वाला एंगल है, ये वाला एंगल, दिस इज कॉल्ड ग्लेंसिंग एंगल। ग्लेंसिंग एंगल मतलब जो लाइट आ रही है नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और 90 में से माइनस कर दो, मतलब ये वाला एंगल सरफेस के साथ, दिस इज कॉल्ड ग्लेंसिंग एंगल। अब क्लियर है ग्लेंसिंग एंगल और इंसिडेंस एंगल, ठीक है। एक होता है डेविएशन ऑफ लाइट, डेविएशन ऑफ लाइट, फ्रॉम रिफ्लेक्शन। कभी नहीं सुना हो तो बता देता हूं, डेविएशन किसे बोलते हैं? डेविएशन, डेविएट मतलब अपने रास्ते से डेविएट हो जाना। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप कुछ पढ़ रहे हो ऐप के अंदर, और पता नहीं कब ऐप से आप इंस्टाग्राम खोल लेते हो, कब रीलो देखने लग जाते हो, और फिर उसी में लगे रहते हो, डेविएट हो गई। ऐसे लाइट डेविएट हो गई, लाइट ऐसे चल रही है, टकरा के दूसरी तरफ चलने लग गई, कितने एंगल से मुड़ गई, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। डेविएशन, जैसे ये हमारी एक सरफेस है, ठीक है, ये हमारी एक सरफेस है, एक लाइट रे इंसिडेंट करते हैं ऐसे, ठीक है, रिफ्लेक्ट होके इधर गई, ऐसे रिफ्लेक्ट होके, ये हमारा नॉर्मल है, तो आई एंगल पे आएगी,
तो रिफ्लेक्ट होके भी आई एंगल पे ही जाएगी, सेम एंगल पे। आर होता है नॉर्मली, लेकिन आई और आर बराबर है। तो लाइट जो है ऐसे आई थी, इस तरीके से इधर से आई थी और गई है इधर, मुड़ गई। कितने से मुड़ गई? ये है इंसिडेंस डायरेक्शन, ये है इंसिडेंस डायरेक्शन। तो लाइट यहां इस डायरेक्शन से कितना डिग्री ऐसे घूम गई? एंटी क्लॉकवाइज घूम गई, एंटी क्लॉकवाइज। दिस एंगल इज कॉल्ड डेल्टा, डेविएशन। ये डेविएशन है, डेल्टा जो है ना, ये कहलाता है डेविएशन। अपने रास्ते से कितना घूम गई, डेविएशन। कोई बता सकता है कितना डेविएशन आएगा? एक रिफ्लेक्शन से, जब लाइट एक सरफेस से रिफ्लेक्ट होके जाती है तो कितना डेविएशन आएगा? कोई बता सकता है कितना डेविएशन आएगा? बोलो बोलो बोलो, कितना डेविएशन आएगा? 90 डिग्री, 90 डिग्री आएगा। वाह 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 वाह, क्या ज्योमेट्री है भाई। लग रहा है सर ऐसे देखने पे 90। अरे नालायकों, एक सीधी लाइन का ये जो पूरा एंगल होता है ये 180 डिग्री होता है। इतनी सी बात नहीं पता तुम्हें कि ये पूरा एंगल जो होता है 180 डिग्री एंगल होता है, 90 डिग्री बोल रहे। तो ध्यान से देखना, ये पूरा एंगल 180 होता है, मतलब यहां आई प्लस आई, ये आई और ये डेल्टा, ये तीनों मिला के 180 डिग्री बनेंगे। तो बताओ डेल्टा की वैल्यू कितनी होगी? 180 डिग्री माइनस 2i, दिस विल बी डेविएशन, दिस विल बी डेविएशन। 180 माइनस 2i, पाई माइनस 2i, रेडियन में लिखोगे पाई माइनस 2i, ये डेविएशन होगा। 180 माइनस 2i। एक सरफेस से जब लाइट रिफ्लेक्ट होके जाती है तो उसका एक रिफ्लेक्शन से डेविएशन 180 माइनस 2i आता है। क्या बोलते हो, क्या बोलते हो भाई? क्लियर है ये बात? क्लियर है ये बात? थोड़ा डेविएशन एंगल ज्योमेट्री देखो तुम्हारी कैसी है, थोड़ा ज्योमेट्री चेक की जाए तुम्हारी कैसी है। क्या बोलते हो, तुम्हारी ज्योमेट्री चेक की जाए कैसी है भाई? मजा आएगा ना? चेक कर लें, चेक कर लें। चलो चेक करते हैं, क्वेश्चंस में चेक करते हैं। एक काम करते हैं, हम दो सरफेस लेते हैं, ठीक है? दो सरफेस लेते हैं, ठीक है? ऐसे एक दूसरे से किसी एंगल पर, एक सरफेस ये है और दूसरी सरफेस ये है, ये दो सरफेस मतलब मिरर है, लाइक मिरर, स्मूथ सरफेस है। दोनों के बीच में ये जो एंगल है 120 डिग्री है। कितना है? 120 डिग्री। कोई डाउट? कोई डाउट? यहां एक लाइट इंसिडेंस होती है, एक लाइट रे यहां से ऐसे इंसिडेंट होती है, ऐसे 40 डिग्री, 40 डिग्री ये इंसिडेंस होती है, ठीक है? फाइंड फाइंड नेट डेविएशन ऑफ लाइट रे
आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम बोथ मिरर, दोनों मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद लाइट का नेट डेविएशन कितना हुआ। लेट्स सी कितना ज्योमेट्री आप लगा पाते। शाबाश। दोनों मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद नेट डेविएशन कितना हुआ। ट्वेंटी डिग्री का। बहुत बढ़िया। तो देखो कैसे निकालते हैं, देखो कैसे निकालते हैं। बेटा यहां 40 पे आई तो ये लाइट 40 पे ही जाएगी, है भाई, ये लाइट 40 पे ही जाएगी। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा इसके पास कर लेते हैं ताकि डायग्राम बड़ा ना बनाना पड़े। ठीक है, बड़ा ना बनाना, ऐसे। चलो एक काम करते हैं, ये लो। क्या चक्कर है भाई, ये लो। ठीक है, ये मिरर है। ये लाइट आई 40 पे गई, ऐसे 40 पे आई है तो 40 पे जाएगी। ये 40 होगा तो ये एंगल होगा 50 डिग्री। कितना होगा ये एंगल, ये एंगल होगा 50 डिग्री। बोलो हाँ है ना भाई, नॉर्मल के साथ ये 40 है तो इधर वाला एंगल 50 होगा। और बेटा ये वाला एंगल है 60 डिग्री। देखो ये 120 है तो इधर वाला एंगल होगा 60 डिग्री। तो हॉरिजॉन्टल से एक बना रही है 60 और दूसरी बना रही है 50। पक्का है दोनों कट करेंगे। यहां से एक जा रही है ऐसे और दूसरा यहां से इससे ज्यादा एंगल बना रही है, तो पक्का ये दोनों कट करेंगे। मतलब ये दोबारा से इस मिरर पर इंसिडेंट होगी, दोबारा से। तो यहां से ये लाइट जाकर के यहां इंसिडेंट होगी और यहां पे इसका दोबारा से रिफ्लेक्शन होगा। ये इसका नॉर्मल है। तो सबसे पहले तो बताओ यहां से डेविएशन कितना आएगा। ये लाइट ऐसे आ रही थी, यहां से ये वाला डेविएशन कितना आएगा, डेल 1। ये डेविएशन कितना आएगा, है भाई, ये डेविएशन कितना आएगा, ये वाला डेल 1। इसको हम डेल 1 बोल रहे हैं, डेल 1। ये डेविएशन कितना आएगा बताओ, डेल 1 ये आएगा 180 माइनस 2i। तो ये हो गया 180 माइनस 2i ऑफ i। आई कितना है 40। तो ये आ गया 100 डिग्री, 100 डिग्री क्लॉकवाइज, 100 डिग्री क्लॉकवाइज। देखो 100 डिग्री क्लॉकवाइज, ये एक रिफ्लेक्शन से है। लेकिन ये लाइट दोबारा मिरर पे जा रही है। कोई बता सकता है ये एंगल कितना होगा, कोई बता सकता है ये एंगल कितना होगा। कैलकुलेट करो ज्योमेट्री। अब ज्योमेट्री क्या है यहां पे, ये ट्राइंगल में तीनों अंदर के एंगल का सम 180 होता है। इस ट्राइंगल के तीनों इंटरनल एंगल का सम 180 होता है। तो आप मान लो ये एंगल जो है ये एंगल थीटा है, तो आप लिखोगे थीटा प्लस 120 प्लस
ये वाला एंगल कितना है 50, तीनों का सम 180 है। तो बताओ थीटा कितना आएगा। 50, 20, 70, 170 10 डिग्री, ये थीटा 10 डिग्री आ गया। तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा, मतलब 90 माइनस 10, मतलब ये होगा 80 डिग्री। कितना एंगल होगा बेटा 80 डिग्री। 80 डिग्री होगा। ज्योमेट्री लगाया, बेसिक, कुछ ज्योमेट्री खास भी नहीं है। ये 40 तो ये 50, ये 50, ये 120, ये थीटा, तीनों का सम 180 करना है। तो ये आ गया हमारा 80 डिग्री। 80 डिग्री आ गया। ये देखो, ये 50 डिग्री का एंगल, ये 120 डिग्री का एंगल, ये थीटा, तीनों इंटरनल एंगल का सम एक ट्रायंगल में 180 होता है। तो यहां पे देखो 120 और 50 तो हो गया 170, और वो 180 तो 10 का डिफरेंस आ गया, मतलब ये एंगल 10 है। बेटा ये टोटल देखो, ये नॉर्मल होता है, नॉर्मल मिरर के परपेंडिकुलर होगा। तो ये 10 है तो ये 80 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। तो डेल टू, यहां पे जो लाइट है, यहां से जो लाइट है इधर रिफ्लेक्ट होके चली जाएगी, यहां पे लाइट इधर रिफ्लेक्ट होके चली जाएगी। तो ये वाला जो डेविएशन होगा, देखो यहां पे भी डेविएशन होगा, ध्यान से देखो, तो ये इधर जा रही थी लेकिन इधर घूम गई, ये डेविएशन डेल टू होगा। बता सकते हो डेल टू क्या होगा, डेल टू वो भी होगा 180 माइनस 2 आई डैश, ये आई डैश है, आई डैश। तो ये हो गया 180 माइनस 2 आइस ऑफ आई, आई कितना है 80 डिग्री, 8 दूनी 16, 160, तो ये आ गया 20 डिग्री। तो नेट डेविएशन जो होगा, नेट डेविएशन, नेट डेविएशन, ध्यान से देखो, ये भी क्लॉकवाइज घूमी, यहां से ऐसे घूम गई क्लॉकवाइज, और फिर दोबारा क्लॉकवाइज घूम गई, दोनों जोड़ दो, 100 प्लस 20, 120 डिग्री। नेट डेविएशन आ गया 120 डिग्री, 120 डिग्री नेट डेविएशन आ गया। और भाई क्या क्या करवाए हो सर। अरे ज्योमेट्री ज्योमेट्री कर रहे हो तो थोड़ा बता, क्या ज्योमेट्री है नालायक। तुम्हें एक ट्रायंगल के अंदर के तीनों एंगल का सम 180 होता है, यह भी नहीं पता क्या। तो मैं बता दिया कि एक ट्रायंगल के अंदर के तीनों एंगल का सम 180 होता है, बता दिया। ये और ये 180 होगा, ये पता है क्योंकि ऊपर वाला 40 है। अरे भाई ये नॉर्मल है, ये लाइट आई, ये एंगल 40 है, तो टोटल देखो ये 90 होता है, तो ये 40 ऊपर वाला, तो ये 50 आएगा, ये 50 है, ये 120 है, ये निकाल लिया। फिर दोबारा नॉर्मल मतलब 90 डिग्री टोटल है, तो ये 10 आया था तो ये 80 आ गया। दो बार फॉर्मूला लगाया डेविएशन का, डेविएशन का फॉर्मूला क्या है 180 माइनस 2 आई। बस तुम्हें इंसिडेंस एंगल रखना है। एक केस में इंसिडेंस एंगल था 40 डिग्री, दूसरे बार में इंसिडेंस एंगल था 80 डिग्री, दोनों रख के डेविएशन निकाले, दोनों जोड़ दिया, आंसर आ गया। चलो चलो चलो, थोड़ा आसान करते हैं आपके लिए, थोड़ी मेहनत आसान कर देते हैं, आपके लिए थोड़ी मेहनत आसान कर देते हैं, आसान कर दें, थोड़ा सा इजी कर दें, थोड़ा सा इजी कर दें, है भाई, थोड़ा इजी कर दें। नोट, थोड़ा इजी कर देते, थोड़ा इजी कर देते, है ना। when when two mirrors are inclined at some angle theta, with each other, when two mirrors are inclined at an angle theta with each other, then
theta is other, and a light ray is incident on one of these mirror. Light rays incident on one of these mirror, then deviation after two successive reflection one from each. दो सक्सेसिव रिफ्लेक्शन का मतलब है एक से रिफ्लेक्ट हुई, फिर वो लाइट जाके दोबारा दूसरे से रिफ्लेक्ट हुई, समझ गए ना, एक के बाद दूसरे से, सक्सेसिव मतलब एक के बाद एक, दो मिरर हैं, एक से रिफ्लेक्ट हुई फिर टकरा के दूसरे से रिफ्लेक्ट हुई, तो दो रिफ्लेक्शन के बाद नेट देन डेविएशन आफ्टर टू सक्सेसिव रिफ्लेक्शन विल बी इक्वल टू 2 पाई माइनस 2 थीटा, 2 पाई माइनस 2 थीटा, 2 पाई माइनस 2 थीटा, ठीक है, एंड इट विल बी independent of angle of incidence. जब दो मिरर एक दूसरे से थीटा एंगल पर इंक्लाइंड है, जब दो मिरर एक दूसरे से थीटा एंगल पर इंक्लाइंड है, कितने एंगल पर इंक्लाइंड है, थीटा एंगल पर, और लाइट रे इंसिडेंट करते हैं एक मिरर के ऊपर किसी एंगल ऑफ इंसिडेंस आई पर, मुझे नहीं पता आई कितना है, तो यहां से आकर के दोनों मिरर से रिफ्लेक्शन होता है, एक बार इससे होता है फिर एक बार इससे होता है, तो यहां जो नेट डेविएशन है इसकी वैल्यू होगी 2 पाई माइनस 2 थीटा, ये नेट डेविएशन 2 पाई माइनस 2 थीटा होगा, और ये वैल्यू इंसिडेंस एंगल पे डिपेंड ही नहीं करती, थीटा होता है ये वाला एंगल जो मिरर के बीच में, जैसे इस केस में लगाओ, इस केस में लगाओ, दोनों मिरर के बीच में कितना एंगल, दोनों मिरर के बीच में कितना एंगल 120, 2 पाई, पाई का मतलब होता है 360 डिग्री, बेटा पाई मतलब 180 डिग्री, सॉरी पाई का मतलब होता है 180, तो 2 पाई हो गया 360 डिग्री, पाई का मतलब 180 डिग्री होता है, इतना तो पता है, पाई एंगल मतलब 180 डिग्री, तो 2 पाई मतलब 360 डिग्री, तो 360 में से माइनस करो ट्वाइस ऑफ इंसिडेंस एंगल, तो ये आ गया 360 माइनस 240, 120 डिग्री, अरे भाई सर पहले क्यों नहीं बताया ये, सर ये तो पहले बताना चाहिए ना, क्या यार आप भी, भाई मैं पहले बताता तो क्या तुम मेरी बात सुनते, यदि मैं तुम्हें पहले ये बताता तो तू क्या मेरी बात सुनता कि ये आंसर ऐसे ऐसे निकालना है, नहीं सुनता, लेकिन ध्यान से सुन लो, ये सिर्फ दो रिफ्लेक्शन के लिए ही वैलिड है, मतलब एक बार इस पे रिफ्लेक्ट हुआ फिर दूसरे पे रिफ्लेक्ट हुआ तब ये वैलिड है, तीन रिफ्लेक्शन हो गए, मतलब कई बार ऐसा होता है यहां से आके वहां से जाके वापस इस पे आ गई, तो तीन रिफ्लेक्शन के लिए वैलिड नहीं होगा, हाँ दो के लिए हमेशा वैलिड है, दो सक्सेसिव रिफ्लेक्शन के लिए हमेशा वैलिड है। क्या इस बात को प्रूव कर सकते हो, भाई ऐसे कैसे मान ले, ऐसे कैसे मान ले, क्या इस बात का कोई प्रूफ दे सकते हो कि डेविएशन यही होगा 2 पाई माइनस 2 थीटा,
क्या इस बात को प्रूव कर सकते हो कि ये जो है इंसिडेंस एंगल पे डिपेंड नहीं करेगा? क्या इसको प्रूव किया जा सकता है? चलो लेट्स सी, कर लेते हैं। ये एक मिरर है, ये एक मिरर है, ठीक है। दूसरा मिरर ये ले लेते हैं, ये एक दूसरा मिरर, दो मिरर ले लिए, दो मिरर ले लिए भाई, ठीक है। यहां पे इंसिडेंस एंगल, यहां पे एक लाइट रे इंसिडेंट करते हैं, ये लाइट रे इंसिडेंट करते हैं, यहां से ये लाइट इधर जाएगी, फिर यहां से ये लाइट इधर जाएगी, ऐसे। देखो प्रूव कर रहे हैं भाई। अब यहां का एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है आई ले लिया, आई, और ये जो एंगल है थीटा दे रखा है। प्रूव करने का तरीका वही है, यहां का डेविएशन निकालो, यहां का निकालो, दोनों ऐड कर दो, ये नेट डेविएशन आ जाएगा। चलो प्रूव करते हैं। बेटा ये आई है तो इधर वाला एंगल भी आई होगा, बोलो हाँ या ना, बोलो होगा या नहीं होगा? ये वाला जो एंगल है ये भी सेम आई हो जाएगा, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा बता सकते हो? ये एंगल कितना हो जाएगा भाई? नॉर्मल का यहां लाइट रे के साथ एंगल आई है, टोटल 90 है, तो ये हो जाएगा 90 माइनस आई। इस वाले एंगल ऑफ इंसिडेंस को, इस वाले एंगल को आई डैश बोल देता हूं। क्या बोल देता हूं? आई डैश, या I2 बोल देता हूं, I2, I2, इसको आई बोल दिया, वो I2 बोल दिया। चलो ये तो मिल गया 90 माइनस आई। क्या तुम बता सकते हो I2 कैसे निकालो? I2 कैसे निकालो? तो ये I2 है तो ये एंगल क्या होगा? क्या मैं बोल सकता हूं ये होगा 90 माइनस I2, हाँ या ना? 90 माइनस I2 बता सकते हो I2 कैसे निकालें? बता सकते हो I2 कैसे निकाले? ये एंगल और ये एंगल तीनों का सम 180 मतलब पाई होना चाहिए। ट्राइंगल के तीनों इंटरनल एंगल का सम पाई होना चाहिए, तो लगा दो 90 माइनस I2, 90 माइनस I2 प्लस थीटा प्लस 90 माइनस आई, ये होना चाहिए 180 डिग्री। भाई ये 90 90 लिखा तो इसको 180 लिख दिया। देख 90 और 90 तो कट गया 180 से, तो यहां से जो I2 आएगा दैट विल बी इक्वल टू, I2 हो जाएगा थीटा माइनस आई, I2 हो जाएगा थीटा माइनस आई। अब बात करते हैं डेविएशन की। पहला डेविएशन यहां से कितना आएगा? ये आता है 180 माइनस 2i, ये पहला डेविएशन है। दूसरा डेविएशन कितना आएगा? 180 माइनस 2i2, बताओ कितना आ जाएगा? 180 माइनस 2i2, I2 को रख दो थीटा माइनस आई, तो यह आ जाएगा 180 माइनस 2 थीटा माइनस माइनस प्लस 2i। तो नेट डेविएशन कितना आएगा? दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ दो, 180 माइनस 2i तो ये है, और ये आ जाएगा 180 माइनस 2 थीटा प्लस 2i, 2i से 2i कट गया, 180 180 360 हो गया, 360 माइनस 2i, वो सॉरी 2 थीटा माइनस 2 थीटा। देखो 360 माइनस 2 थीटा, 360 इज व्हाट? 2 पाई, 360 2 पाई। ये लो आंसर, प्रूव कर दिया, ये प्रूव भी कर दिया। और देखो आई पे डिपेंड नहीं कर रहा, कट गया। किस एंगल पे भेज रहे हो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, कट गया। दो रिफ्लेक्शन, दो सक्सेसिव रिफ्लेक्शन के बाद जो डेविएशन होगा वो इंसिडेंस एंगल पे डिपेंड नहीं कर रहा, और उसकी वैल्यू 360 माइनस 2 थीटा है। याद रखोगे क्वेश्चंस बहुत आराम से सोल्व करोगे, नहीं याद होगा तो ज्योमेट्री थोड़ी सी लगाओगे, आंसर फिर भी आ जाएगा।
जबरदस्त चीज है या नहीं है भाई? ये कुछ ऑब्जर्वेशन होते हैं जो हमें ध्यान रखने होते हैं। बोलो भाई, क्या ये बात एकदम मस्त सेट है? डन डनाडन, क्या ये बात एकदम मस्त सेट है? ये चीजें सेट दिमाग में तब होगी जब ये डेरिवेशन तुम खुद अपने दिमाग से करोगे बिना देखे। आपको ये डेरिवेशन फिर से करना है अपने दिमाग से बिना देखे, और आंसर निकाल के प्रूव करो, तब ज्योमेट्री आपके दिमाग में सेट होगी। ज्योमेट्री वाली प्रॉब्लम कभी भी देखने से नहीं, करने से सोल्व होती है। करो सोल्व, ये वाला करो, ये वाला करो, शाबाश, ये वाला करो। एंगल बिटवीन मिरर दे रखा है 80 डिग्री। टोटल डेविएशन प्रोड्यूस बाय द सिस्टम फॉर द गिवन रे, कितना डेविएशन होगा? आपने थीटा को 120 क्यों लिखा था लास्ट स्लाइड में? बेटा ये दे रखा है ना 120, गिवन है, दोनों मिरर के बीच का एंगल तो देगा ना, इसलिए मैंने 120 रखा था। यहां थीटा आएगा 80 डिग्री, यहां थीटा आएगा 80 डिग्री, तो डेविएशन आएगा 360 माइनस 2 थीटा, तो ये आ जाएगा 360 माइनस 2 गुना 80, तो ये आ जाएगा 200 डिग्री, डेविएशन आ जाएगा 200 डिग्री। और देखो इसने इंसिडेंस एंगल दिया भी नहीं था, इसने इंसिडेंस एंगल दिया भी नहीं था, क्योंकि रिजल्ट उस बात पे डिपेंड ही नहीं करता। रिजल्ट को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि इंसिडेंस एंगल क्या है। क्या बोलते हो भाई? क्या ये बात सेट है? क्या ये बात सेट है? ये वाला करो। What should be the angle between two plane mirrors so that all angle of incidence के लिए the incident ray and the reflected ray from two mirrors will be parallel to each other? इंसिडेंट रे के पैरेलल लाइट रिफ्लेक्ट हो जाए, इंसिडेंट रे के पैरेलल लाइट रिफ्लेक्ट हो जाए। दो मिरर के बीच में कितना एंगल रखें कि जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो इंसिडेंस रे के पैरेलल जाए? तो देखो, पैरेलल का दो तरीके से मतलब निकलता है। पैरेलल का मतलब एक ये यहां से आई, तो दूसरी ऐसे। अब यार ऐसे यदि पैरेलल हो जाएगी तो ये तो डेविएशन 360 डिग्री होगा भाई, घूम के वापस पूरा ऐसे हो जाए, या मैं 0 डिग्री बोलूं, तो यार ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। 360 डिग्री डेविएशन के लिए फॉर्मूला होता है 360 माइनस 2 थीटा, और ये 360 होने का मतलब है थीटा 0। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि दो पैरेलल मिरर है, फिर उनसे रिफ्लेक्शन कैसे होगा? तो एक्चुअल में ये जो सिचुएशन चाह रहा है ना, ये सिचुएशन वो है कि डेविएशन जो है, मान लो लाइट इंसिडेंट ऐसे है, ऐसे कोई लाइट रे इंसिडेंट हुई, ये इंसिडेंट है, तो रिफ्लेक्टेड रे इसी के पैरेलल जाए, ऐसे जाए, ऐसे, ये रिफ्लेक्टेड है। तो इसका मतलब ये चाह रहा है कि लाइट 180 डिग्री घूम जाए, 180 डिग्री, तो डेविएशन जो है दैट शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री। डेविएशन होता है 360 डिग्री माइनस 2 थीटा, ये 180 डिग्री के बराबर कर, तो यहां से 2 थीटा की वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्री, तो यहां से थीटा की वैल्यू आ जाएगी 90 डिग्री। तो मिरर के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री होगा, दोनों मिरर के बीच में जो एंगल है 90 डिग्री होगा दो रिफ्लेक्शन के बाद। इस चीज को मैं डायग्राम से भी दिखा देता हूं, बहुत जबरदस्त चीज है ये।
ध्यान भी रखनी चाहिए। जब दो मिरर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, जैसे एक ये मिरर है और दूसरा इसके परपेंडिकुलर मिरर है, दो मिरर जब एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो इस केस में क्या होता है, आप किसी भी मिरर पे एक लाइट रे इंसिडेंट करो, किसी भी, दोनों में किसी भी एंगल पे और किसी भी मिरर पे इंसिडेंट कर दो। मान लो ये लाइट रे इंसिडेंट कर दी, तो यहां इसका नॉर्मल होगा, ये लाइट रे आ रही है, तो जितने एंगल पे आएगी इतने एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो ये जाएगी इधर, उतने ही एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, जितने पे आएगी ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो यहां से उतने ही एंगल पे वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो देखो जैसे आई थी उसी के पैरेलल वापस चली जाएगी। एक्चुअल में क्या है, मान लो ये एंगल कुछ था तो उतना ही एंगल ये होगा, फिर यहां का एंगल निकालोगे और फिर ये निकालोगे तो वापस लाइट एज इट इज पैरेलल चली जाएगी। हमें सोल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम पहले से प्रूव कर चुके हैं। तो लाइट ऐसे आएगी और इसी के पैरेलल वापस चली जाएगी, परपेंडिकुलर वाले केस में। जब दो मिरर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तो जितने एंगल, अब कोई भी एंगल लेके देख लो, लेट्स सपोज लेके देखते हैं, हम मान लेते हैं कि ये वाला जो एंगल है हॉरिजॉन्टल के साथ मान लो 30 डिग्री लिया, ये 30 होगा तो ये 60 होगा, ये 60 होगा तो ये 60 होगा, बराबर होंगे, तो ये वाला एंगल 30 होगा, ये 30 ये 90 तो हो गया 120, तो ये वाला एंगल हो गया 60, ये 60 तो ये एंगल हो गया 30, तो ये और ये तो बराबर होंगे 30 30, तो देखो हॉरिजॉन्टल से 30, हॉरिजॉन्टल से 30, पैरेलल वापस चली गई। आप कोई भी एंगल लेके देख लो, रैंडम कोई भी इंसिडेंस एंगल लेके देख लो, हर बार जितना एंगल ये है उतना ही ये आएगा, पैरेलल रेज होंगी ये दोनों। तो हमें ऐसे एंगल लेने की वैसे जरूरत नहीं है, तो जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए एंगल लिया है। ठीक है, ऐसे जब दो मिरर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे के पैरेलल होती है। क्या ये बात सेट है? क्या ये बात सेट है भाई? बोलो 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 बोलो। थोड़ा सा लेवल अप क्वेश्चन, थोड़ा सा लेवल अप क्वेश्चन ये मैं दूंगा आपको होमवर्क में, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है, पहले बता देता हूं। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग बढ़िया वाला लगेगा, दिमाग बढ़िया वाला लगेगा, सोच समझ के करना, तुक्केबाजी मत करना, ज्योमेट्री लगाना आराम से, ठंडे दिमाग से, आराम से ठंडा पानी पी के बैठना, एकदम प्रॉपर तरीके से लाइन वाइन खींच के सोचना। चलो ये वाला क्वेश्चन करो, ये वाला क्वेश्चन करो, शाबाश। बस बेसिक ज्योमेट्री लगानी है, कुछ नहीं करना, कोई फॉर्मूला नहीं, कुछ नहीं, बेसिक दिमाग लगाओ। इसमें कॉन्सेप्ट यही है कि रिफ्लेक्शन नॉर्मल से 30 डिग्री पे आएगी तो 30 पे जाएगी, कॉन्सेप्ट के नाम पे यही है। मतलब जैसे यहां लाइट जो है 30 डिग्री पे आई तो यहां से 30 डिग्री पे ही जाएगी, ठीक है, मतलब ये जो एंगल है 30 डिग्री हो, दैट्स, और ये 30 है, तो ये दोनों मिरर एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो ये भी श्योर है कि वापस भी उतने ही एंगल पे ऐसे आएगी, ऐसे। मतलब बेटा दो मिरर पैरेलल हैं तो इनको, इनके जो नॉर्मल हैं वो भी पैरेलल होंगे, भाई ये दी दो पैरेलल हैं तो इनके परपेंडिकुलर भी पैरेलल होंगे, और जब पैरेलल रेज को कोई लाइन काटती है तो ये जेड बन रहा है, देखो टी टी टी, ऐसे जेड बन रहा है, ठीक है।
तो ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल, ये भी 30 डिग्री ही होगा। तो यहां 30 पे इंसिडेंट होगी तो यहां भी 30 पे होगी, फिर दोबारा 30 पे होगी, फिर दोबारा 30 पे होगी। तो ये रिफ्लेक्शन ऐसे चलता जाएगा और दूसरे एंड से बाहर निकलेगी। तो बोल रहा है जब दो मिरर ए और बी जो है एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो एक लाइट इंसिडेंट होती है 30 डिग्री के ऊपर, एक पॉइंट जस्ट इनसाइड, मतलब जस्ट इसके अंदर। ठीक है, द प्लेन ऑफ इंसिडेंस कंसाइड विद द प्लेन ऑफ द फिगर। ठीक है, इसी प्लेन में इंसिडेंट हो रहा है। बोल रहा है द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स द रे अंडरगो रिफ्लेक्शन इंक्लूडिंग द फर्स्ट वन, पहले को भी इंक्लूड करना है। इसको इंक्लूड करते हुए टोटल कितने रिफ्लेक्शंस होंगे, टोटल कितने रिफ्लेक्शन होंगे ये हमें बताना है। टोटल कितने रिफ्लेक्शन होंगे ये दे रखा है कि ये जो टोटल लेंथ है 2√3 है और ये जो डिस्टेंस है 0.2 मीटर है, ये वाली। तो एक बात बताओ, यदि मुझे पता लग जाए कि एक रिफ्लेक्शन से दूसरे रिफ्लेक्शन के बीच में जब ये चलती है तो ये वाली डिस्टेंस कितना है, यदि मुझे कहीं से ये पता चल जाए कि ये एक रिफ्लेक्शन से पहले, मतलब एक के बाद दो सक्सेसिव रिफ्लेक्शन के बीच में ये वाली डिस्टेंस कितना है, यदि ये पता लग जाए, मान लो लेट सपोज मैं कहता हूं कि टोटल डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर और एक और दूसरे के बीच में 2 सेंटीमीटर का गैप है, तो हर दो दो पर रिफ्लेक्शन होगा, एक बार दो पर यहां, फिर दो पर यहां, फिर दो पर यहां, फिर दो पर, रिफ्लेक्शन होते जाएंगे। तो सीधा देखूंगा ना 20 सेंटीमीटर तो 10 बार रिफ्लेक्शन हो जाएंगे, दो 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 पर 20/2 10 हो जाएगा। ऐसे मान लो तीन तीन पर रिफ्लेक्शन हो तो 20/3 करके निकालूंगा, ऐसे 20/4 करके निकालूंगा। तो उस हिसाब से निकाल सकता हूं कि कितने रिफ्लेक्शन होंगे। क्या लॉजिक समझ में आ रहा है? तो बोला है कि बताओ ये कितनी बार यहां पे रिफ्लेक्शन करेगा। तो यार मुझे ये एक्स निकालना है, कोई बता सकता है ये एक्स कैसे निकाल सकता हूं? किसी को थोड़ा बहुत आइडिया हो ये डिस्टेंस कैसे निकाले? मुझे ए से बी की ये वाली जो डिस्टेंस है ये दे रखी है, ये डिस्टेंस मुझे गिवन है, ये मुझे गिवन है 0.2 मीटर, ये गिवन है। क्या लगाऊं? 1030, बिल्कुल। पाइथागोरस क्यों लगा रहे हो नालायकों? कोई हाइपोटेनियस निकालना है क्या पाइथागोरस लगा रहे हो? अरे टेन थीटा इस ट्राइंगल में, अरे बेटा इतना तो ट्रिग्नोमेट्री सभी को आता होगा कि एक ट्राइंगल में ये एंगल 30 डिग्री है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, नालायकों। तो 1030 जो है दिस विल बी इक्वल टू, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर हो गया x, बेस हो गया 0.2, तो x की वैल्यू आ जाएगी 0.2 1030। बेटा 1030 ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू याद है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, ये तो याद होंगे ना, 90 डिग्री। ट्रिग्नोमेट्री की ये वैल्यू तो याद होंगी, छोटे छोटे एंगल की वैल्यू बता रहा हूं मैं, 90 से छोटे एंगल की वैल्यू जो हम टेबल बनाते थे, टेबल बनाते थे, याद है? नहीं याद है तो याद कर लेना, नहीं याद है तो याद कर लेना बेटा, नहीं याद है तो वो याद कर लेना, ठीक है? sin 30, sin 45, साइन, कल टेबल लगा दूंगा मैं नोट्स में, वो याद कर लेना, टेबल लगा दूंगा मैं, ठीक है? हाँ, 10वीं क्लास वाले बच्चों को भी याद होती है नालायक। इंटू 1/√3, तो ये आ गया 0.2/√3। 0.2/√3 कितना आ गया? 0.2/√3 एक्स, एक बार में।
तो बताओ नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन कितने होंगे? नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन कितने होंगे? तो देखो यहां से गया ट्यू एक्स के बाद, फिर एक्स के बाद, फिर एक्स के बाद, फिर एक्स के बाद, ऐसे कितने एक्स बनेंगे? हमें यह पता करना है कि ऐसे कितने एक्स बनेंगे। ये भी एक्स बनेगा, फिर दोबारा जाएगा, फिर एक्स बनेगा, फिर एक्स बनेगा। तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन आ जाएंगे कि टोटल लेंथ है 2√3, इसको डिवाइड कर दो एक्स से, तो 2√3 डिवाइड बाई 0.2 अपॉन √3, तो ये आ जाएगा 2√3 डिवाइड बाई 0.2 इंटू √3, √3 3 इंटू 6, तो ये आएगा 2.2, तो 10 आएगा, 3 × 10 30 आ जाएगा, 30 रिफ्लेक्शन, 30 रिफ्लेक्शन। तो कितने आ जाएंगे रिफ्लेक्शन? 30। अब एक डाउट मन में आएगा, एक डाउट आएगा, 30 आ गए, लेकिन इसने बोला कि पहले वाले को भी इंक्लूड करो, इंक्लूडिंग फर्स्ट वन, इसको भी इंक्लूड करो। देखो हमने जो काउंट किया उसमें ये वाले को पहला काउंट किया है, एक एक्स के बाद एक, फिर एक्स के बाद एक, फिर एक्स के बाद एक, ऐसे 30 टाइम्स होगा। तो 30 तो ये हो गए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवा, ऐसे 30। लेकिन दिक्कत क्या है, इसको काउंट करेंगे तो 31 होगा। अब 31 तो ऑप्शन ही नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि बेटा ये एग्जैक्ट 30 आ रहा है। तो जैसे ही इसको अंदर करोगे, पहले वाले को जस्ट अंदर लोगे, तो लास्ट वाला जस्ट बाहर होगा। मतलब लास्ट वाली जो रे है वो कुछ ऐसे निकल के जाएगी बाहर, लास्ट वाली जो रे है वो कुछ ऐसे जस्ट बाहर निकल के जाएगी, ऐसे आ रही होगी और यहां से जस्ट ऐसे बाहर निकल के चली जाएगी। जैसे ही जस्ट ये अंदर हुआ, ऐसे जस्ट वो बाहर होगा, यहां रिफ्लेक्शन हो ही नहीं पाएगा। यहां रिफ्लेक्शन तब होता जब ये अंदर रहती, जस्ट इस किनारे से बाहर निकल। तो इसलिए ये वाला काउंट नहीं होकर के ये वाला काउंट हो रहा है। तो ऐसे 30 रिफ्लेक्शन हो रहे। नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन कैसे निकाले? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं कि आपके पास टोटल 100 रुपए हैं और सारे जो हैं 5-5 के सिक्के हैं, तो कितने सिक्के हैं? मैंने बोला आपके पास 100 रुपए हैं, कितने हैं? 100, और सारे 5-5 के सिक्के हैं। बताओ आपके पास कितने सिक्के हैं? बताओ आपके पास सिक्के कितने हैं? कैसे निकालोगे? कैसे निकाला? 20 कैसे पता चला? 20 कैसे आया? 20 का कैसे पता किया तुमने? तो तुमने क्या कहा कि भाई टोटल 100 रुपए हैं और एक सिक्के की वैल्यू 5 है, तो 5 से डिवाइड कर दो। हम भी तो यही कर रहे हैं कि टोटल 100 रुपए हैं, ये टोटल लेंथ है और एक सिक्के की लेंथ है एक्स। समझ रहे हो? टोटल लेंथ है 2√3, मुझे एक्स एक्स में बांटना है, कितने हिस्से बनेंगे? हर हिस्से का मतलब है एक रिफ्लेक्शन, फिर हर हिस्से का मतलब एक, फिर एक रिफ्लेक्शन, फिर एक रिफ्लेक्शन, फिर एक रिफ्लेक्शन। तो टोटल लेंथ को एक एक्स के लेंथ से डिवाइड कर दिया, वहां से मेरा आंसर आ गया। बोलो 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 बोलो, क्या ये बात सेट है? क्या ये बात सेट है? क्या ये बात सेट है? पक्का? पक्का? तो ये हमारा ये हो गया। इसके बाद छोटी छोटी चीजें अभी और पढ़ेंगे इसके अंदर, लेकिन पहली क्लास है, बहुत ज्यादा चीजें आपको नहीं पढ़ाएंगे पहली क्लास में। पहले दिन पता चला आपको मैंने क्या क्या पढ़ा दिया और आप फैल के बैठे हो, और भाई क्या करा दिया। तो अभी तक बताओ क्या कुछ भी ऐसी चीज है जिसमें बहुत कुछ पहले से आने वाली चीज यूज हो रही हो? देखो छोटी छोटी चीजें हैं जो शायद आपको नहीं पता है तो परेशान नहीं। जैसे ट्रिग्नोमेट्री के लिए मान लो कुछ बच्चों ने कहा कि सर हमें एंगल की वैल्यू याद नहीं है, तो मैं टेबल लगा दूंगा, वो एंगल याद करने वो याद कर लोगे। अब ट्रायंगल के तीनों इंटरनल एंगल का सम 180 होता है, किसी को नहीं पता है तो कोई बात नहीं, मैंने बता दिया कि ट्रायंगल के 3 अंदर वाले कोण तीनों को जोड़ोगे तो 180 आएगा। इस तरीके से ऐसे। नोट्स कब तक अपलोड होगा? जैसे ही आप पलक झपकोगे नोट्स आ जाएंगे। अरे मतलब जैसे ही अब क्लास खत्म होगी मैं नोट सेव करूंगा और तुरंत अपलोड कर दूंगा, विद इन 5 मिनट्स आपको रिफ्लेक्ट हो जाएगा यहीं पे। ओके, ढींका चिका करें अब? ठीक है, ढींका चिका ढींका चिका। आ, 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 आ। चलो
डीपीपी अभी रुक जा भाई, अभी तो पढ़ाया क्या है यार, तू डीपीपी सोल्व करने की सोच रहा है, इतना जोशीला मत बन, ठीक है ना। हाँ चलो, अगली क्लास के बाद डीपीपी आप थोड़ा सा सोल्व कर पाओगे। ढोल बजा दें, तुम्हारा ढोल ना बनाएंगे थोड़े दिनों में, रुक जाओ तुम। ओके, बाय बाय, टाटा, लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और रिफ्लेक्शन को आगे बढ़ाते हैं। बाय बाय।